सबसे पहले तो क्या कोई एक श्योर शॉट फॉर्मूला है कि ये अगर हर इंसान कर ले तो उसके चेहरे की रौनक कुछ नहीं तो कुछ परसेंट तो बढ़ जाएगी। तो ड्राई स्किन में अगर हम ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करेंगे तो वो स्किन की मॉइस्चर को पीएच को मेंटेन रखेगा। किसी की स्किन ड्राई है, किसी की ऑयली है, किसी की कॉम्बिनेशन है। एक क्रीम से उनकी स्किन अच्छी नहीं हो रही है, वो पूरा रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं। रेटिनॉल वो लोग यूज़ करते हैं या जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एंड ऑल देख के आ रहे हैं। कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। वैसे तो हम मानते हैं कि आप सभी लोग जो आज हमसे जुड़े हैं दिल से खूबसूरत हैं और इसीलिए ऊपरी त्वचा मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो समस्याएं आपसे जुड़ी हुई हैं, आपको लगता है कि चेहरे में बस ये और परिवर्तन आ जाता तो मैं बहुत खूबसूरत हो जाता या हो जाती। आज आपकी उन सब समस्याओं के यानी आपके मन में जो सवाल हैं उनके जवाबों के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवनीत हरोर हैं जो कि डर्मेटोलॉजी के एक्सपर्ट हैं और आपकी स्किन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के जवाबों के साथ हाजिर हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मुश्किल है कि आप सभी की स्किन को जो है आज उनके चेहरे पर रौनक लेकर आएँ। तो सबसे पहले तो क्या कोई एक श्योर शॉट फॉर्मूला है कि ये अगर हर इंसान कर ले तो उसके चेहरे की रौनक कुछ नहीं तो कुछ परसेंट तो बढ़ जाएगी? हर किसी के लिए एक कोई श्योर शॉट फार्मूला नहीं हो सकता है, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग है। किसी की स्किन ड्राई है, किसी की ऑयली है, किसी की कॉम्बिनेशन है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर हम जेंटल केमिकल फ्री चीज़ें अगर हमारे फेस के लिए यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली वो कम से कम कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे ही आपने ये कहा ना मुझे ये याद आ गया, जितने लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं हमें, उनकी टेबल पे बहुत सारे सीरम्स, मॉइस्चराइज़र्स, सनस्क्रीन और ना जाने कितनी तरह की क्रीम्स इस वक्त टेबल पर पड़ी होंगी। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या लोग ऐसा करते हैं? कौन-सी क्रीम्स ऐसी लगाते हैं या कितनी फ्रीक्वेंसी, कौन-सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो उन्हें फ़ायदे की जगह नुकसान कर रही होती है? आजकल मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं, पूरा बैग भर के क्रीम्स लेके आते हैं। और अगर मैं बताऊं, कुछ कुछ पेशेंट्स कई बार मैं जो अंदाज़ा लगा सकता हूं, उस बैग की सिर्फ क्रीम्स की कीमत होगी लैक्स में। मतलब इतना खर्चा वो कर चुके हैं। और ये सब क्रीम्स उनने लिए हैं इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, गूगल से। क्योंकि जो भी चीज़ अच्छी मार्केटिंग हो रही होती है, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं परचेज़ कर, क्योंकि इन सब की मार्केटिंग सेलिब्रिटीज़ करते हैं। उनकी स्किन तो अच्छी होती है डेफ़िनेटली, क्योंकि वो मेंटेन करते हैं सारी चीज़ें। सिर्फ एक क्रीम से उनकी स्किन अच्छी नहीं हो रही है, वो पूरा रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं। प्लस मेकअप भी बहुत सारा रोल प्ले करता है। तो कितनी बार मैंने ऐसा देखा है कि सैलिसिलिक एसिड बेस्ड कॉम्बिनेशन, ग्लाइकोलिक, आजकल क्या हो गया है, एक्टिव्स को प्रमोट किया जा रहा है। ये वाला स्किन एक्टिव नाइसिनामाइड, लगाइए। हाँ, ये स्किन एक्टिव लगाइए, नाइसिनामाइड लगाइए, रेटिनॉल लगाइए, ग्लूटाथायोन लगाइए। अब हर कोई हर किसी स्किन पे नहीं जा सकता है। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं एक्ने प्रोन स्किन वाले, जो विटामिन सी लगाने के बाद बहुत सारे एक्ने लेके आते हैं। अब जिनकी एक्ने प्रोन स्किन है और अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड विटामिन सी सीरम लगाएंगे तो एक्ने तो आने ही है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया है इंस्टाग्राम, फेसबुक की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। लोग बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और कई लोग अपनी स्किन को ख़राब भी कर रहे हैं। कोई ऐसी हम क्विक टिप्स बता सकते हैं कि आप अगर ये वाला स्किन एक्टिव लगा रहे हैं, आपके लिए नहीं बना, ये लगा रहे हैं, हो सकता है फ़ायदा करे, ऐसा कुछ बता सकते हैं? अगर मैं बात करूं, जैसे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन। तो ड्राई स्किन में जो हमें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लेंजर से, तो एक जेंटल क्लेंजर होना चाहिए जो कि थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग टेंडेंसी होनी चाहिए। तो ड्राई स्किन में अगर हम ऑयल बेस्ड क्लेंजर यूज़ करेंगे तो वो स्किन की मॉइस्चर को, पीएच को मेंटेन रखेगा। तो ड्राई स्किन में हमें बिल्कुल ड्राई या वाटर बेस्ड क्लेंजर यूज़ करेंगे तो वो स्किन को और ड्राई कर देगा। तो ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र या फिर सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र, सेरामाइड बेस्ड फेस वॉश और एक अच्छी जेंटल सनस्क्रीन, न्यूट्रल सनस्क्रीन, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल तो नहीं होना चाहिए बट ड्राइंग ना करे। तो ये हो गया ड्राई स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में हम मॉडरेट रखेंगे दोनों चीज़ें। वाटर बेस्ड फेस वॉश रखेंगे और जो मॉइस्चराइज़र रहेगा वो सेरामाइड बेस्ड रख सकते हैं। और जो सनस्क्रीन रहेगी वो डेफिनेटली न्यूट्रल टू मैट सनस्क्रीन रहेगी। ऐसे ही अगर हम ऑयली स्किन पे जाएँ तो ऑयली स्किन में जो सनस्क्रीन या फेस वॉश रहेंगे वो वाटर बेस्ड रहेंगे सारी चीज़ वो, क्योंकि अगर हम ऑयली स्किन पे ऑयली बेस वाली चीज़ें लगवाएंगे तो डेफिनेटली एक्ने, दाने, कॉमेडोन्स, ये सब आने के चांसेस पूरे रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारे प्रोडक्ट्स लें।
अगर मैं बात करूँ विटामिन सी, जैसे आजकल बहुत सारी चीज़ें जो कॉमनली चल रही हैं, जैसे विटामिन सी बहुत कॉमनली चल रहा है, विटामिन सी फेस वॉश तो मार्केट में भरे पड़े हैं। सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो विटामिन सी उन लोगों को लगाना चाहिए जिनकी एक्ने प्रोन स्किन नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा दाने मुहासे आने के चांसेस होते हैं, उन लोगों को विटामिन सी ऐसे नहीं लगाना चाहिए। पहले अपनी फोरआर्म की स्किन पे या कहीं टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद फेस पे लगाना चाहिए। ऐसे ही नाइसिनामाइड है, नाइसिनामाइड एक्ने प्रोन स्किन पे हम लगा सकते हैं, वो पिगमेंटेशन, एक्ने, ये सारी चीज़ कम करेगी। एक एजेलिक एसिड मॉलिक्यूल आया है आजकल, एजेलिक एसिड भी एंटी एक्ने मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिक एसिड एक पिगमेंटेशन क्रीम आती है, मैंडेलिक एसिड एक पिगमेंटेशन क्रीम आती है। ये सारी चीज़ें पिगमेंटेशन में काम करती हैं, पिगमेंटेशन को कम करती हैं। हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स आती हैं, वो भी पिगमेंटेशन में काम करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिव्स हैं। एक बहुत कॉमनली आजकल एक वेव चली है, रेटिनॉल की वेव। रेटिनॉल वो लोग यूज़ करते हैं या जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एंड ऑल देख के आ रहे हैं, बट रेटिनॉल उन लोगों को यूज़ करना चाहिए। वो एक एंटी एजिंग मॉलिक्यूल है। थोड़ा सा फाइन लाइंस आ गई हैं या रिंकल्स आ गए हैं, उसके लिए रेटिनॉल है, तो धीरे धीरे एक एंटी एजिंग का काम करते हैं, प्लस आपकी स्किन को मेंटेन रखता है। इसका मतलब ये भी साफ है कि हर कोई ट्राइबल ऑयल लगाने के बाद बाल लंबे लेके नहीं घूम रहा है। मार्केटिंग गिमिक्स पर अगर आप जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी स्किन को, अपनी ज़रूरत को समझिए, वो बहुत ज़रूरी है। यहीं से बात आती है, लोग चेहरे पर किचन में जितनी चीज़ें हैं ना सब लगा लेते हैं। बेसन लगा लेते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं, हल्दी लगा लेते हैं, मलाई लगा लेते हैं। उसके लिए भी क्या कुछ रूल्स होते हैं? एक हद तक तो मुल्तानी मिट्टी की बात करूं या बेसन की बात करूं तो स्किन के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुराने ज़माने से चला आ रहा है। मुल्तानी मिट्टी एक लेवल तक अगर कम क्वांटिटी में और बहुत कम कांटेक्ट टाइम के लिए अगर हम लगाते हैं तो स्किन सॉफ्ट और सफल होगी। ऐसे ही बेसन डेफिनेटली पोर्स की क्लॉगिंग में हेल्प करता है। पोर्स की क्लॉगिंग जो बहुत ज़्यादा हो जाती है उसमें हेल्प करता है, ओपन पोर्स में हेल्प करता है। बट ये एक लिमिट तक ठीक है चीज़ें। अगर हमें ट्रीटमेंट करना है, प्रॉपर ग्लो चाहिए, बेटर टेक्सचर, बेटर क्वालिटी ऑफ स्किन चाहिए, तो हमें कोई ना कोई एक्टिव बेस क्रीम लगानी पड़ेगी। अब वो एक्टिव्स छोटे मोटे एक्टिव्स हो सकते हैं या फिर सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड एक्टिव्स हो सकते हैं। आजकल आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग, स्किन क्वालिटी के अकॉर्डिंग कई जगह पर प्रोडक्ट्स मिलने लग गए। अगर डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड या डर्मेटोलॉजी टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो प्रोडक्ट्स के लिए हम जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ मुल्तानी मिट्टी और बेसन जो है हर कोई लगा सकता है? मुल्तानी मिट्टी और बेसन हर कोई लगा सकता है। बहुत ज़्यादा अगर स्किन ऑयली है तो उन्हें अवॉइड करना है। वो इसलिए क्योंकि उसमें फिर से दाने और रैशेज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गुलाब जल लोग बहुत यूज़ करते हैं अपनी स्किन के ऊपर, मलाई यूज़ करते हैं, उसके लिए भी कुछ रूल बुक कुछ कहती है? बिल्कुल, गुलाब जल एक तरह से आजकल आप देखते होंगे टोनर हर ब्रांड में अवेलेबल है। तो गुलाब जल एक तरह से टोनर है जो आपकी स्किन को लाइट मॉइस्चराइज करेगा और बहुत ज़्यादा डलनेस, डार्कनेस से थोड़ा सा प्रिवेंट करता है। बहुत ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट में उसका काम रोल नहीं है। दूसरी चीज़ है मलाई हाँ, ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है डेफिनेटली। बट मलाई, क्योंकि मलाई में फैटी सब्सटेंस और ऑयल और घी होता है, उससे एक्ने आने के चांसेस, दाने आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो बहुत लिमिटेड यूज़ करना है, पहले यूज़ करके देखना है कि उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। तो चलिए, गुलाब जल वर्सेस सिरम, क्या कहेंगे आप? सो डेफिनेटली सिरम में बहुत सारे एक्टिव्स होते हैं। आजकल पेप्टाइड्स बेस्ड सिरम, एंटी एजिंग सिरम, डी पिगमेंटिंग सिरम्स आ गए हैं। वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड साइंटिफिक फार्मूला पे, साइंटिफिकली बैक्ड चीज़ों पे बने हुए हैं। तो वो डेफिनेटली गुलाब जल से तो बेटर है। बट हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली गुलाब जल एक एडिशनल रोल प्ले करेगा आपकी स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर को मेंटेन करने में। ओके। एक्ने, पिंपल्स, मुहासे, इनसे बहुत लोग परेशान रहते हैं, खासतौर पर फीमेल्स परेशान रहती हैं। वैसे मेल्स ये शिकायत करेंगे कि उन्हें भी रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं कि वो कम हो जाए प्रॉब्लम? एक्ने उन लोगों में ज़्यादा होते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है, प्लस एक्ने हार्मोनल होते हैं। कई बार जैसे ही प्यूबर्टी 11 to 14 ईयर्स की एज ग्रुप में चालू हो जाता है तो ऑयली स्किन होती है। पोर, जो भी एक पोर होगा वो नीचे ऑयल की वजह से ब्लॉक हो जाएगा, उस जगह पे एक एक्ने आ जाएगी। कॉमन, बहुत कॉमन है। तो इसमें हम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश मिलते हैं, बहुत कॉमनली मिलते हैं फार्मेसी पे, केमिस्ट पे। तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश लगा सकते हैं। एक जेंटल मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नॉन कॉमेडोजेनिक होना। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे नॉन कॉमेडोजेनिक अगर लिखा हुआ है, इट मीन्स वो एक्ने नहीं देगा आपको, उसमें उसकी वजह से दाने नहीं। वो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। और एक बहुत प्रॉपर, बहुत ही कॉमन मॉलिक्यूल है जो एक्ने को ट्रीट करने के लिए है, वो है क्लिंडामाइसिन।
आपने सुना होगा, तो क्लिंडामाइसिन आप लगा सकते हैं स्किन पे, एक्ने पे, एक्टिव एक्ने पे। उससे एक्ने बेटर होंगे, क्वालिटी भी बेटर होगी, और जो उसकी पिगमेंटेशन एक्ने के बाद जो स्कारिंग या जो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं वो उसको भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। इससे भी ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा एक्ने, पस्चुलर या बहुत पेनफुल एक्ने हो रहे हैं तो डेफिनेटली एक डॉक्टर को कंसल्ट करना एक बहुत अच्छा वो सॉल्यूशन है। बहुत सारे लोग उसे फोड़ लेते हैं कि अब इससे ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोग फोड़ लेते हैं। फोड़ने से क्या होता है ना, एक्ने का जो भी सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है, इन्फेक्टेड चीज़ है, वो आसपास फैल जाती है, उसे निशान आते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं और गड्ढे भी पड़ सकते हैं। एक्टिव एक्ने को हम फोड़ते हैं तो स्किन पे गड्ढे देखे होंगे आपने कई लोगों के। ओके, तो बहुत सारे लोग जो घर में खुद ही सुई लगा के या उंगली लगा के उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो असल में अपने एक्ने बढ़ा रहे हैं। एक्ने से ही शुरू होती है, स्किन में अलग अलग कलर दिखने लगते हैं, पैची स्किन जिसे हम कहते हैं। ये जो प्रॉब्लम होती है ये किन लोगों में ज़्यादा होती है और इसे कैसे रोका जा सकता है? पैची स्किन पिंपल्स की वजह से भी हो सकती है। कई लोगों को झाइयों की प्रॉब्लम होती है। झाइयाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं दोनों चीक्स पर। कई बार ये प्रेगनेंसी के बाद भी होते हैं फीमेल्स में, कई बार ये बहुत एक्सेसिव सन एक्सपोजर के बाद भी होते हैं। उन केसेस में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में, बट सबसे पहले हमें, अगर आप होम रेमेडी भी कर रहे हैं, होम रेमेडी करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, साथ में सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स कभी ठीक नहीं हो सकते। पैची स्किन, अनइवन स्किन टोन, सन प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। सन रेज़ में, धूप की किरणों में UVA और UVB रेज़ होती है, जिसकी वजह से स्किन तो डैमेज होती है, उसके आसपास के टिश्यूज़, वो सारी चीज़ें डैमेज होती है। वो एज करवाता है, स्किन एजिंग का काम करता है। तो अगर हमें एज नहीं होना है, हमें जवान बने रहना है, हमें यंग बने रहना है, तो हमें सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन किसी भी स्किन टाइप पे लगाया जा सकता है? सनस्क्रीन हर स्किन टाइप पे लगाया जा सकता है। और क्या धूप में निकलने पर ही लगाना है, क्या रूल होना चाहिए? सनस्क्रीन, अगर आप आज की बात करें हम, तो हम सब लाइट्स में बैठे हैं। लाइट्स में भी इंफ्रारेड रेज होती हैं, वो भी स्किन को डैमेज करती हैं, एज करती हैं। घर में भी हैं, अगर ब्लू लाइट होती है, आपको पता ही है, तो आजकल सनस्क्रीन्स आ गई हैं जिनमें लिखा होता है ब्लू लाइट फ़िल्टर। बहुत तो सारी स्क्रीन से भी, मोबाइल की स्क्रीन से ब्लू लाइट लैपटॉप, निकलती है? क्योंकि हम लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत है, तो उसके लिए सनस्क्रीन, अगर घर में भी है, कहीं बाहर नहीं जाना है, तभी एक बार सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। किसी को बाहर जाना है 2-3 बार या ज़्यादा भी जाना पड़ता है, या किसी का मार्केटिंग का काम है, जिनको धूप में ही मूव करना है, तो 2 से 3 बार सनस्क्रीन लगाएं। हर 3 घंटे में रिपीट करने सनस्क्रीन को। कई बार ऐसा होता है सनस्क्रीन रिपीट कैसे करनी है, वॉश करने का टाइम नहीं है, स्पेस नहीं, तो उसी के ऊपर फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं सनस्क्रीन। वो सन प्रोटेक्शन करेगी 100%। ओके, अभी विंटर्स आ रहे हैं, लोगों को लगता है कि एक बार एक क्रीम ले ली वही चलेगी पूरे सीज़न। तो क्या विंटर्स में अपने चेहरे का ख्याल रखने का रूल समर्स और मॉनसून के मुकाबले अलग होता है, और विंटर्स में आप क्या टिप्स देंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विंटर में हमारी स्किन ड्राई होती है। बाहर का एटमॉस्फेयर अगर ठंडा होता है तो हमारी स्किन से वो मॉइस्चर खींचता है, हमारी स्किन ड्राई होती है। इवन जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है वो कॉम्बिनेशन पे आ जाते हैं विंटर्स में। जिनकी कॉम्बिनेशन होती है थोड़ा सा ड्रायर साइड पे चले जाते हैं। बहुत कॉमन है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छे मॉइस्चराइजर्स यूज़ करना है। घर में भी अगर कोई भी, बहुत सारे अच्छे मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है, बहुत सस्ते सस्ते मॉइस्चराइज़र, OTC प्रोडक्ट्स होते हैं, जो मैं ब्रांड के नाम नहीं लेता हूँ, बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो यूज़ करें। अगर उसके बाद भी ड्राइनेस आ रही है तो आप साथ में मलाई या थोड़ा सा बेसन मिक्स करके लगा सकते हैं, बट ओवर यूजेज नहीं करना है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग, बहुत सारे ऑयल्स आते हैं आजकल, बहुत अच्छे अच्छे ऑयल्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। बट ओवर यूजेज अगर ऑयल भी करेंगे तो फिर से पिंपल या मुहासे आने के चांसेस होते हैं। तो कैसे डिफाइन करें कि ओवर यूजेज है? ओवर यूजेज का मतलब होता है अगर हम दिन में 1-2-3 बार या डेली बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर वीक में हम 2-3 बार इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं तो वो ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम स्किन हाइजीन की बात करते हैं कि अपने चेहरे को साफ़ रखिए, तो दिन में 4-5 बार फेस वॉश यूज़ कर लें तो स्किन साफ़ हो जाएगी। तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? फेस वॉश दिन में सिर्फ 2 बार होना चाहिए, 2 बार से ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे स्किन पे नेचुरली भी बहुत सारा ऑयल होता है जो हमारी स्किन सिक्रीट करती है, जो पीएच बैलेंस करने में मेंटेन करता है स्किन का। और स्किन की जो सीबम है, जो ऑयल है, वो नेचुरल टोन को, टेक्सचर को मेंटेन करता है। अगर हम बार बार वॉश करेंगे वो नेचुरल ऑयल तो हट जाएगा, उसके बाद सन रेज से भी डैमेज होगा, डर्ट से भी डैमेज होगा, पसीने से भी डैमेज होगा। तो नेचुरल ऑयल्स होना ज़रूरी है। 2 बार फेस वॉश ओके सफिशिएंट। अगर आप घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकल रहे तो इवन 1 बार फेस वॉश करना भी मोर देन सफिशिएंट। कैसे चुनना चाहिए अपना फेस वॉश?
फेस वॉश जैसे मैंने आपको बताया था स्किन टाइप के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एक्ने हैं तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश ले सकते हैं। किसी को डार्कनिंग है, पिगमेंटेशन है, तो ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। किसी को कॉम्बिनेशन या फिर ऑयली स्किन है तो थोड़ा सा वाटर बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो फिर हम ऑयल बेस्ड या सेरामाइड बेस्ड या शिया बटर एंड ऑल वो वाला फेस वॉश यूज़ करेंगे। कुछ लोग अगर फेस वॉश नहीं भी करना चाहते, लगता है कि नहीं हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में बिलीव नहीं करते, तो सिंपल बेसन से भी फेस वॉश कर सकते हैं। बेसन में थोड़ा सा दूध मिला के, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़ा सा दूध मिला के फेस पे लगाया और 2 to 4 मिनट्स रखा। कई लोग हाफ आवर रख लेते हैं, 30 मिनट, कोई फ़ायदा नहीं। 2 to 4 मिनट्स, 5 मिनट्स रखा, देन वॉश कर लिया। उससे भी स्किन सॉफ्ट, सप्पल, स्मूथ हो जाती है। ये जो स्किन पे देर तक रखने का नियम है, ये फेस पैक्स के केस में भी बहुत यूज़ होता है। तो लोग घर में भी फेस पैक लगाते हैं और ब्यूटी पार्लर में जाकर भी फेस पैक लगाते हैं, उसको लेकर क्या करना चाहिए? ये बहुत फेस पैक आजकल मार्केट में 5 रुपये से लेकर हज़ारों रुपए के फेस पैक्स किट भी आती है, इंस्टेंट किट भी आती है, इंस्टेंट किट। उसमें इंस्टेंट ब्राइटनिंग भी दिखती है हमें, जो कि 4 से 6 घंटे रहती है, उसके बाद सबसाइड हो जाती है। तो फेस पैक आप ये ज़रूर देख लें कि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स ना हो। घर पे आप हल्दी चंदन के हल्दी चंदन मलाई के जो फेस पैक्स बनते हैं वो बना के लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर हम बहुत ज़्यादा लगाएंगे, कुछ लोग आजकल देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा नींबू पुदीना डाल के फेस पैक बनाए, उनकी स्किन बहुत बर्न होके आ रही है। क्योंकि हमारी स्किन, अब हम पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में, ऐसी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं, कोई भी रॉ चीज़, एलोवेरा भी अगर रॉ फेस पे लग जाता तो फेस के जलने के चांसेस होते। तो इस कंटेंट चीज़ें लगानी है, बहुत ज़्यादा ओवर यूजेज नहीं करना है। कई बार पार्लर्स में मैं देखता हूँ बहुत चीप वाले फेस पैक्स होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से बर्निंग देखने को मिलती है। तो एक जेंटल फेस पैक यूज़ करें, ओवर यूजेज नहीं होना चाहिए। ओवर यूजेज का मैं इससे मतलब कहूँगा, कुछ लोग डेली लगाते हैं, वो नहीं होना। 15 दिन में, 20 दिन में एक बार फेस पैक सफिशेंट होता है। या कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई इवेंट है, तो फेस पैक लगा सकते हैं, अदरवाइज़। तो फेशियल के केस में क्या नियम होना चाहिए? बहुत सारी फीमेल्स को लगता है कि जितनी बार फेशियल कराएंगे उतनी बार, जो आपने कहा कुछ घंटे की ब्राइटनिंग तो आ जाएगी, तो बार बार करा लेते हैं। फेशियल बहुत सारे टाइप के अवेलेबल है आजकल, आप देखते होंगे। हल्दी चंदन फेशियल आ गए हैं, हाइड्रा फेशियल आ गए, अगर टेक्नोलॉजी बेस में जाऊँ मैं, ऑक्सी फेशियल आ गए हैं, LED फेशियल्स आ गए हैं। तो बहुत सारे मेडिकेटेड फेशियल होते हैं, जो अगर आप नॉर्मल फेशियल की बात करें, ब्राइडल फेशियल एंड ऑल, ठीक है, बहुत एक्सेसिव यूजेज नहीं करना है उसका। कभी कभी फेशियल करवा सकते हैं, हेल्थ को, स्किन की हेल्थ को ध्यान रखते हुए। बट मेडिकेटेड फेशियल की तरफ आजकल लोग स्विच ओवर होने लग गए, उस तरफ इसलिए जाने लग गए हैं क्योंकि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी भी क्लिनिक पे जाके करवा सकते हैं और वो कॉस्ट इफेक्ट। पहले मेडिकेटेड फेशियल बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता, आजकल मेडिकेटेड फेशियल काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होने लगे, सस्ते मिल जाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स भी यूज़ होंगे उसमें। कई बार मैं देखता हूँ ब्राइडल में, अभी मेरे पास एक रिसेंट की मैं बात करूँ तो एक पेशेंट आई थी, उनकी शादी थी 10 दिन बाद, उन्होंने कहीं से फेशियल करवाया। इट वाज एन एक्सपेंसिव फेशियल, कहीं पार्लर में करवाया था, 25,000 का फेशियल था और हर फेस वॉज कम्प्लीटली बर्न। 25,000 में फेशियल? 25,000 में फेशियल करवाया कम्प्लीट। उन्होंने बोला कि कोई दुबई से क्रीम आई है, गोल्ड बेस्ड क्रीम है, और आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, और पूरा फेस बर्न था। ये हम सुन रहे हैं आजकल पाकिस्तानी क्रीम आती है, पाकिस्तानी कोई क्रीम वो बहुत आपको पूरा अच्छी कर है। देती है। मैंने सुना है कि पेशेंट बोलते हैं पाकिस्तानी क्रीम बहुत बुरा कर। मेरे कई पेशेंट जो लगा रहे हैं, 1-2 साल तक तो उनको बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं, उसके बाद उसमें डलनेस आनी चालू हो जाती है फेस में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कई क्रीम्स में जो इंस्टेंट गोरापन देती हैं, उन क्रीम्स में स्टीरॉइड्स होते हैं। स्टीरॉइड्स होने की वजह से इनिशियली तो बहुत बढ़िया ग्लो आता है, फ्लशिंग होती है फेस पे, थोड़े थोड़े टाइम के साथ स्किन पतली होना चालू हो जाती है, स्किन डार्क होना चालू हो जाती है, हेयर ग्रोथ आना चालू हो जाती है, पतले पतले बाल दिखने लग जाते हैं स्किन में, आपने देखा होगा। तो 1-2 साल में वो अपने एडवर्स इफेक्ट चालू कर देती है। तो हमें बहुत सोच समझ के चीज़ें लगानी है। पहले हमें अगर कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो गूगल पे हर जगह उसके रिव्यूज़ देखें, वो चीज़ समझें, उसके बाद आप उसको यूज़ करें। स्किन सबसे डेलिकेट एरिया होती है, एट द सेम टाइम उसमें सबसे ज़्यादा मस्काराज, आई शेडोज़, काजल, लिपस्टिक, इनको लगाया जाता है। तो मेकअप को लगाने के लिए भी कोई रूल होना चाहिए और कैसे उसको हटाना चाहिए ताकि आपकी स्किन को नुकसान कम करे? मेकअप को लगाने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रूल होता है, बेस जो होता है वो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का होना चाहिए।
बहुत सारे मेकअप हैं, किसी को कोई मेकअप सूट कर रहा है, किसी को हर रेंज के मेकअप अवेलेबल है। अच्छे मॉइस्चराइज़र के ऊपर मेकअप लगाना चाहिए। और जो दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है मेकअप का, वो सोने से पहले मेकअप हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हटाएंगे तो स्किन पक्का फॉर श्योर डैमेज होगी। क्या उसको खराब डैमेज होने से करती कोई है नहीं रोक सकता। रात में स्किन, कैसे रहेगी अगर मेकअप के साथ सोना अगर है? मेकअप पूरे टाइम हम लगा रहे, मेकअप जितनी भी देर रहेगा डेफिनेटली वो स्किन के नॉर्मल पीएच बैलेंस को हैम्पर करेगा। प्लस मेकअप में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, आपको पता ही है। इवन इंक्लूडिंग अगर मैं बेबी क्रीम की भी बात करूँ, उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो वो जितनी ज़्यादा देर तक स्किन के कॉन्टैक्ट्स में रहेंगे, वो स्किन में फ्री रेडिकल्स जनरेट करता है। फ्री रेडिकल जनरेट करने का मतलब होता है ऑक्सीडेशन करना है स्किन। ऑक्सीडेशन यानी कि जल्दी से झई आना, झुर्रियाँ पड़ जाना, फाइन लाइंस आना, रिंकल्स आना। अब वैसे ही फेस पे अगर मेकअप रात भर लगा रहेगा तो रिएक्शन या कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के चांसेस भी होते हैं। तो मेकअप की वजह से हमने कई बार देखा है रेड रैशेस फेस पे, छोटे छोटे बारीक बारीक से दाने आ जाते हैं। वो सारी चीज़ें तब होती हैं जब लोग रात भर मेकअप छोड़ देते हैं लगा हुआ। या कुछ लोग बिज़ी हैं, आए मेकअप छोड़ दिया, नेक्स्ट डे फिर से नहाने के बाद फिर से मेकअप लगा लिया। ऐसे केसेस में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसके लिए ध्यान रखना अनवांटेड ज़रूरी है। हेयर फेस पर होना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों होते हैं और उसका कौन सा ट्रीटमेंट सबसे सेफ आप मानते हैं? अनवांटेड हेयर आजकल बहुत बढ़ गए हैं। मेल्स में तो चलो हेयर होते ही हैं, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा आजकल केसेस देखने लग गए हैं। फेस पे, बॉडी पे हेयर आना जैसे कई बार नहीं आता। तो इसका बहुत कॉमन रीज़न है हार्मोनल इम्बैलेंस। डाइट भी है, लाइफस्टाइल भी है, एक्सरसाइज भी है, प्लस पीसीओडी बहुत ज़्यादा देखा जाने लग गया है आजकल। पीसीओडी एक हार्मोनल कंसर्न है, जैसे कि हमारा थायराइड होता है, इसी तरह से पीसीओडी एक कंसर्न है जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसकी वजह से बॉडी ज़्यादा मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने लग जाती है या फिर उसका रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है, जो देखने को मिलता है बॉडी पर हेयर की फॉर्म में। हर्सुटिज्म बोलते हैं इसको मेडिकल लैंग्वेज में। वो बहुत ज़्यादा बाल उगने लग जाते हैं। तो बालों को हटाने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीका चलता आया है वो वैक्सिंग है, ट्वीज़िंग है, पाइलेशन, बहुत सारी चीज़ें। बट वैक्स के बाद भी मतलब वैक्स एक परमानेंट सॉल्यूशन तो है नहीं। मंथ या 2 मंथ्स रहता है, फिर से वैक्स कर, पेनफुल भी होता है, टाइम टेकिंग भी है, बार बार जाना पड़ता है। आजकल बहुत अच्छा सॉल्यूशन एक अवेलेबल है इसके लिए, लेज़र हेयर रिमूवल। तो उसमें 6 to 8 सेशन में ऑलमोस्ट 80 to 90% हेयर ख़त्म हो जाता है और वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। आप लाइफ लॉन्ग हेयर फ्री हो जाते हो, तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन है। एक कॉस्ट सिटिंग इफेक्टिव में भी है। एक सिटिंग में नहीं, 6 से 8 सेशन मिनिमम लगते हैं बालों को 80 to 90% कम करने में। एक सेशन में कम हो जाते हैं, ऐसे धीरे धीरे करके। लेज़र रूट जो हेयर का बल्ब है, जो रूट है उस पर काम करती है, उसको धीरे धीरे मिनिचराइजेशन, उसको धीरे धीरे पतला करना चालू कर देती है। और जैसे ही पतला होता जाता है धीरे धीरे बाल पतला होता है और ख़त्म हो जाता है। कोई साइड इफेक्ट लेज़र हेयर रिमूवल का, या कुछ लोग ऐसे जिन्हें नहीं कराना चाहिए? लेज़र हेयर रिमूवल का एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट स्किन टोन के अकॉर्डिंग कराया जाता है। अगर किसी की स्किन बहुत डार्क है तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी नहीं दे सकते, कुछ लोग दे देते हैं, उसके बाद बर्न एंड ऑल होने के चांसेस होते हैं। एज सच कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर आप अच्छे लेज़र से ट्रीट करवा रहे हैं। ओके। बहुत सारे महिलाओं को डार्क सर्कल्स का भी प्रॉब्लम रहता है, क्या उसको हटाने का भी कोई तरीका है? डार्क सर्कल्स का ना बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर मैं बात करूँ तो विटामिन डेफिशिएंसी, B12 एंड ऑल बहुत कॉमन रीज़न है डार्क सर्कल्स का। दूसरा रीज़न है ऑल्टर्ड स्लीप साइकिल्स। लोग रात को 3-3 4-4 बजे तक लैपटॉप फ़ोन पे काम कर रहे होते हैं, सोते नहीं हैं और सुबह जल्दी उठ के फिर काम पे जाना होता है। तो स्लीप साइकिल तो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह से डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन फैक्टर है डार्क सर्कल का। जितना ज़्यादा तनाव होगा उतने ज़्यादा डार्क सर्कल, मतलब तनाव आप डार्क सर्कल से पता लगा सकते हो किसकी लाइफ में कितना तनाव है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए भी कुछ क्रीम्स और डीपिगमेंटेशन सीरम्स आते हैं, वो लगा के ठीक हो सकते हैं। कई बार यहाँ गड्ढे बन जाते हैं, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल ज़्यादा दिखते हैं, फैट लॉस होने की वजह से। क्या कर सकते हैं उसके लिए? इन केसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कुछ होम रेमेडीज़ होती हैं, ग्लाइकोलिक एसिड या फिर ग्लूटाथाइन बेस्ड क्रीम्स होती हैं, वो लगा सकते हैं। उसके बाद भी अगर बहुत एक्सट्रीम है तो फिर आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड क्लिनिक में जाके पीलिंग सेशन या अंडर आई फिलर सेशन करवा सकते हैं। उससे आपको वापस यूथफुल लुक, ग्रेसफुल लुक, यंग लुक फिर से आ सकता है। रात में जब सोने के लिए जाते हैं तो उस समय क्या होना चाहिए आपका स्किन रिजीम? बहुत सारे लोग नाइट क्रीम्स यूज़ करते हैं,
और या बहुत सारी, अब तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे सिरम्स हैं जो लोग रात में लगाते हैं, क्या नियम होना चाहिए रात में? रात का जो सबसे इम्पॉर्टेंट नियम होना चाहिए वो है फेस वॉश। एक सबसे पहले हम एक अच्छे से जेंटल फेस वॉश से फेस वॉश करें, उसके बाद एक मॉइस्चराइज़र या फिर एक टोनर यूज़ करें, उसके बाद कोई भी एक एक्टिव सीरम लगाएं। अगर कोई 35-40 में है या और ज़्यादा एज में, तो वो रेटिनॉल बेस्ड क्रीम लगा सकते हैं। उससे पहले वाले हैं तो पेप्टाइड बेस्ड क्रीम लगाएं, ताकि उनकी स्किन पे ग्लो बरकरार रहे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, विटामिन सी हो सकता है, ग्लूटाथाइन हो सकता है। इन सब चीज़ों से ग्लो भी बरकरार रहेगा, थोड़ी स्किन का कलर भी लाइट रहेगा, बहुत ज़्यादा टैनिंग भी नहीं होगी। और नेक्स्ट डे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सनस्क्रीन का लगाना। सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगाएंगे दिन के टाइम में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती तो है। रात में जो लगाया उसका फ़ायदा भी नहीं होगा? जो रात में एक्टिव्स लगाए हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। ओके, ये तो हुआ रात का। जैसे आपने कहा इतनी सारी चीज़ें हैं, सिरम्स हैं, नाइट क्रीम्स हैं, ऐसे ही एंटी एजिंग क्रीम्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्या सही उम्र है एंटी एजिंग क्रीम को लगाने के लिए? एंटी एजिंग के लिए जो सही उम्र है वो है 35 साल से प्लस। 35 साल से ऊपर हमारी फेस में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, कुछ सन स्पॉट्स आने लग जाते हैं, कुछ फाइन लाइन, बिल्कुल पतली पतली लाइन्स आने लग जाती हैं जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं या रेस आईब्रोज को भौएँ ऊपर करते हैं, तब भी थोड़े से रिंकल्स आने लग जाते हैं। तो 35 के आसपास हम चालू कर सकते हैं एंटी एजिंग रेजिमेन। उससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं, हम अच्छे एंटीऑक्सीडेंट भरी या विटामिन भरी डाइट ले सकते हैं, उससे भी हमारी स्किन में बहुत सारे एंटी एजिंग इफेक्ट्स होते हैं। एंटी एजिंग क्रीम पूरा दिन लगानी है, कैसे लगानी है, कोई रूल एंटी है? एजिंग क्रीम यूजुअली रात में लगाई जाती है। रात को लगा के छोड़ दीजिए, सुबह वॉश कर लीजिए। ओके, आपने फाइन लाइंस की बात की। जैसे जैसे फाइन लाइंस आती हैं लोग इंजेक्टेबल्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, कुछ इंजेक्ट करवा लिया, बोटॉक्स करवा लिया या कोई और ट्रीटमेंट करवा लिया, उनको आप किस तरह से देखते हैं, कितने रिकमेंडेड हैं? सी फाइन लाइंस और रिंकल्स जो है, जो भी एक्सप्रेशन पे लाइंस आ रही हैं, जैसे कि मैं आईब्रोज रेज करूँ तो थोड़ी सी लाइन दिखेंगी, इफ़ आई एम स्माइलिंग यू कैन सी द लाइंस, मैं फ्राउन कर रहा हूँ तो लाइंस दिख रही, ऐसी लाइंस ये डेफिनेटली एजिंग रिप्रेजेंट कर रही हैं। उन केसेस में हम बोटॉक्स कर सकते हैं। बोटॉक्स एक मसल रिलैक्सेंट है। जैसे ही हम उसको इंजेक्ट करते हैं या उसका एप्लीकेशन होता है तो मसल्स अपने आप रिलैक्स हो जाती है, रिंकल्स चले जाते हैं। तो ये बहुत अर्ली एज में शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब बढ़ जाए चीज़ें तब स्टार्ट करें तो बेहतर होगा। ओके, कॉन्टूरिंग भी कराई जाती है, उसको कैसे देखते हैं? कॉन्टूरिंग फेस सैग कर रहा है या फेस पे स्किन ढीली पड़ रही है? स्किन लूज़ हो रही है, ढीली पड़ रही है, उस केस में हम फिलर्स के थ्रू या थ्रेड्स के थ्रू कॉन्टूरिंग करते हैं, जो कि आपका यूथफुल लुक रिस्टोर करती है, प्लस आपके फेशियल फीचर्स को और एग्जेजरेट करती है। बहुत सारे लोग ये, इससे मुझे याद है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी फेस लिफ्ट के लिए भी फिलर्स का यूज़ करते हैं। कुछ तो बहुत अजीब दिखते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो अजीब दिखते हैं, कैसे, क्या प्रॉब्लम आती है? कुछ लोग बहुत ज़्यादा फिलर्स या ज़्यादा बोटॉक्स यूज़ कर लेते हैं, तब भी होता है ऐसा। कुछ लोग मतलब आप समझते हो जैसे कि फिलर है, उसका 1 साल तक चलता है, या थ्रेड्स हैं 1 साल तक चलेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं 3 मंथ्स में फिर से रिपीट करा लिया, ज़्यादा क्वांटिटी में फिलर्स ले लिए, जहाँ नहीं लेना चाहिए था वहाँ भी ले लिया। उन केसेस में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अच्छा, तो फिलर्स और इंजेक्टेबल्स की भी बार-बार ज़रूरत और पड़ती है? कई बार अच्छी जगह से नहीं भी कराया, अनट्रेन्ड इंजेक्टर है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, उन केसेस में भी बहुत सारे केसेस खराब होते तो क्या एक बार फिलर्स कराए या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट लिया, क्या उसे फिर रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है? हैं। फिलर्स या इंजेक्टेबल जो होते हैं उनको 1 से 1.5 साल में या 1.5 से 2 साल में रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है उतनी क्वांटिटी में ना लगे, सिर्फ मेंटेनेंस की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। पहले जितना किया था उससे कम लगेगा। सेफ़ होते हैं? क्या होता है उनके अंदर जो इंजेक्ट किया जाता है? फिलर्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो हमारी बॉडी का नेचुरल कंपोनेंट होता है, जो हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। तो वो एक नेचुरल कंपोनेंट है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। एब्सोल्युटली सेफ़ होता है अगर जो आपके इंजेक्ट करने वाले डॉक्टर हैं, ही और शी इज़ वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस। ओके, वो भी ऐसे ही नहीं कि आजकल पार्लर्स में भी होने आजकल लगे हैं बहुत ट्रीट। जगह होने लग गया। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपसे, मेल्स किस तरह की स्किन इश्यूज़ के साथ आते हैं कंपेयर टू फीमेल्स? मेल्स बहुत ज़्यादा जो स्किन इशू के साथ आते हैं, सबसे कॉमन है एक्ने, यानी कि पिंपल्स, मुहासे आ जाते हैं। दूसरा है पिगमेंटेशन, कई मेल्स में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन देखा जाता है। तीसरा है बहुत ज़्यादा डर्मेटाइटिस, चाहे वो डैंड्रफ की वजह से हो
चाहे वो कुछ लगाने की वजह से हो। एक चौथा है रेडनेस काफ़ी, क्योंकि सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है तो रेडनेस, या उसको कॉमन लैंग्वेज में रोजेशिया बोलते हैं हम, तो उसके साथ भी काफ़ी मेल्स प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो बाकी सकता है सोराइस, कि हाँ। जो फीमेल यूज़ कर रही है वही वाला लगाया, ट्रीटमेंट ले लिया और ठीक हो गया, ये संभव है? हर स्किन का टाइप अलग अलग होता है, तो सबका ट्रीटमेंट भी डेफिनेटली अलग होगा। ओके। तो मेल्स अगर एक्ने के साथ आते हैं ज़्यादा टाइम, तो उनका ट्रीटमेंट और महिलाओं का ट्रीटमेंट अलग-अलग होगा? ऑलमोस्ट स्किन टाइप होता है, मतलब उसमें मेल या फीमेल नहीं देखा जाता। अगर ड्राई स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा, कॉम्बिनेशन स्किन है तो उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। बट हाँ, कई बार जैसे मेल्स में स्किन की थिकनेस ज़्यादा होती है तो उसके अकॉर्डिंग क्रीम्स का टेक्सचर और टेंडेंसी बदल सकता है। और इसीलिए अब जो मेल्स की ब्यूटी मार्केट है वो भी बहुत बड़ी हो गई है। पहले सिर्फ महिलाओं के लिए क्रीम्स बना करती थी, अब फेयरनेस क्रीम्स की एक बड़ी बाज़ार डैश एंड हैंडसम के नाम से मार्केट में मिलती है, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो खास तौर पर पुरुषों की त्वचा का भी ख्याल रखते हैं। लब्बो लुआब ये है कि डॉक्टर साहब ने भी कहा, केमिकल्स की ज़रूरत जब पड़े तब उन्हें बहुत संभल कर इस्तेमाल करें, तभी ठीक है। ऐसे ही किसी शायर ने कहा है, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी भी तो क़यामत की अदा होती है। यानी आप जैसे हैं उसमें कंफर्टेबल रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्किन को साफ़ रखिए, तो बहुत सारी समस्याओं के लिए आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल होंगे आपके, जवाबों के साथ फिर हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, फिर आएंगे नए सवालों के साथ। थैंक यू सो मच।